बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए इलेक्शन एक्ट का ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर से एक क्वेश्चन आया था, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ और वो थी टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन। ये तकरीबन 5 से 6 स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि सर टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन हमारे मुताबिक ये है। हमने अपने मुताबिक टेक्नोक्रेट की डेफिनेशंस को नहीं देखना, हमने टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन को देखना है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। अब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है? दो चीजें इसमें याद रखनी है। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, कोई डिग्री स्पेसिफाई नहीं की गई कि किस सब्जेक्ट में ये डिग्री हो, बस 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और 20 इयर्स फील्ड एक्सपीरियंस हो। फील्ड एक्सपीरियंस कितना हो? 20 इयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन से ये एमसीक्यूज बन सकता है कि वो क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं इसकी एजुकेशन के हवाले से और एक्सपीरियंस के हवाले से। दूसरे नंबर पे अब 27th अमेंडमेंट में टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन जुडिशियल कमीशन में जब कोई टेक्नोक्रेट अपॉइंट होगा तो वहां पर यहां से थोड़ी सी डिफरेंट है। आपसे वो 27th अमेंडमेंट से भी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वहां से भी टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इलेक्शन एक्ट 2017 से भी टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसको भी आपने देख लेना है। यहां पर भी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और 15 इयर्स एक्सपीरियंस है। अगर बात होगी जुडिशियल कमीशन में, जो टेक्नोक्रेट अपॉइंट होगा जुडिशियल कमीशन में, जो जुडिशियल कमीशन का काम क्या क्या होता है? जजेस की अपॉइंटमेंट। और इसका रेलेवेंट आर्टिकल है 175 इसको आपने देख लेना है टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट का चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से 16 तक हमने देखना है और हर सेक्शन से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हमने पॉइंट आउट करना है। तो सेक्शन 3 को देखें कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन जो है वो परफॉर्म करेगा अपने फंक्शंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और लॉ क्या है आपके पास? इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ से मुराद ये है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ 2017 का लॉ जो हम पढ़ रहे हैं। अब सेक्शन 3 से एक और पॉइंट वो मैंने निकाला जी, इलेक्शन कमीशन में रेगुलेट्स इट्स ऑन प्रोसीजर। अब इसका अपना प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर किसी से नहीं अडॉप्ट करेगा। आमतौर पर सीपीसी से प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा वो सीपीसी से लिया जाएगा या कोई और लॉ बता सकते हैं, तो इसका अपना प्रोसीजर होगा, इट्स ऑन प्रोसीजर होगा। डिसीजन पे मेजोरिटी, अब इलेक्शन कमीशन ने कोई डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन बाय मेजोरिटी, वहां पर जो भी कमीशन में जितने भी लोग बैठेंगे, जिस साइड पे मेजोरिटी होगी, ज्यादा लोग होंगे, तो वही डिसीजन जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, उसी फैसले को तस्लीम किया जाएगा, उसी पर इंप्लीमेंटेशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ इक्वल वोट। अब आप डिसीजन लेते वक्त वोट इक्वल हो जाते हैं तो मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर कमीशन। मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर फुल कमीशन। मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर फुल कमीशन, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। कब?
जब वोट इक्वल हो जाएंगे, कब, जब कोई डिसीजन लिया जा रहा है और वोट इक्वल हो गए हैं तो मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर फुल कमीशन। फुल कमीशन के पास जो है वो मैटर फैसला रखा जाएगा, उस मैटर को रखा जाएगा और उस पर जो भी डिसीजन करेगा वो फुल कमीशन करेगा। अब अगर माइनर प्रोसीजरल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मामूली से डिफेक्ट्स हैं, तो ये अफेक्ट नहीं करेंगे किसी डिसीजन पर। माइनर प्रोसीजरल डिफेक्ट्स जो हैं वो भी किसी डिसीजन पर कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। ये आप जब सेक्शन 3 को देखेंगे बेयर एक्ट से, तो सेक्शन 3 से ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, ये पेपर में बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो थे वही मैंने निकाले। अब उसके बाद सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में देखें जी, पावर टू इशू डायरेक्शंस। अब कमीशन के पास ईसीपी के पास पावर्स हैं कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, और इन डायरेक्शंस की वैल्यू क्या होगी सेक्शन 4 बताता है जी। अब ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और कोई गाइडलाइन भी दे सकते हैं। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, किसी अथॉरिटी को, कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये डायरेक्शंस उन पर बाइंडिंग हो। सेक्शन 4 से इस हवाले से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि ये डायरेक्शंस, इसके पास ईसीपी के पास पावर्स हैं कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन एंड गाइडलाइन। और किसको दे सकते हैं जी? फेडरल या एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अथॉरिटीज को, कैंडिडेट को और पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये उन पर बाइंडिंग है और इन्फोर्सेबल है। बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर, इसमें से कोई एमसीक्यूज बन सकता है पेपर में। उसके बाद आपने देखना है जी सेक्शन 5 को। सेक्शन 5 है जी, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट असिस्ट द ईसीपी टू कंडक्ट इलेक्शन। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जितनी भी हैं ये बाउंड है कि ये ईसीपी को क्या करेंगी जी? असिस्ट करेंगी। मस्ट असिस्ट बाउंड है जी, ये लाजमी असिस्ट करेंगे टू कंडक्ट इलेक्शन। जैसे कि पुलिस को तैनात किया जाता है इलेक्शन के टाइम, और किसी जगह पे रेंजर, और इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से भी असिस्टेंस ली जाती है। तो ये बाउंड है जब ये ईसीपी इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हेल्प लेते हैं, तो इनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि ईसीपी को असिस्ट करें। सेक्शन 6 बताता है जी, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब इलेक्शन कमीशन जो है ये पावर को डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट से मुराद अपने इख्तियारात किसी दूसरे को दे देना, या अपने किसी ऑफिसर को और किसी भी पर्सन को, अथोराइज्ड पर्सन को ये पावर्स जो है डेलीगेट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6। तो सेक्शन 3, 4, 5 और 6 से जो एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको करें, नोट्स बना लें, या दो दफा एक लेक्चर को सुन लें तो आपके ये तैयार हो जाएंगे। चैप्टर 2 को हमने क्लियर करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं, और यही वो चैप्टर होते हैं जो स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं या करवाए नहीं जाते, और वहीं से पेपर बनता है। इस वजह से पेपर फेल हो जाता है कि हम जो करने वाली चीज़ें होती हैं, अहम चीज़ें होती हैं, उनको छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देती हैं? वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती हैं, इस वजह से छोड़ दी जाती हैं, और पेपर में भी वही आती है।